हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक नॉक्स। मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएमई लिस्टिंग्स के बारे में। जब हम एसएमई लिस्टिंग्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पे तीन पहलू को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। या हम बोले 3 स्टेक होल्डर्स। सबसे पहला जो आते हैं वो है इश्यूअर कंपनी, यानी वो कंपनीज जो अपने कंपनी के लिए फंड रेज करना चाहती है, यानी इक्विटी डाइल्यूट करके लिस्ट होना चाहती है और फंड रेज करना चाहती है। इन्हें हम कहते हैं इश्यूअर कंपनीज। इन कंपनीज को जो मदद करती हैं इन्वेस्टर से मिलाने के लिए उन्हें हम कहते हैं सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज। जी हाँ, एसएमई के प्रोस्पेक्ट में अगर हमें जानना है तो ऐसे 2 इंटरमीडिएटरीज को हमको बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है। एक है मर्चेंट बैंकर और दूसरा है मार्केट मेकर, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है इन्वेस्टर्स। जी हाँ, इन्वेस्टर्स ही ऐसे हैं जो कि पैसे लगाते हैं इन इश्यूअर्स कंपनी में थ्रू दिस मर्चेंट बैंकर्स एंड मार्केट मेकर्स। तो दोस्तों, हम ये 3 पहलू से हमको जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे सबसे पहला इश्यूअर कंपनीज। क्यों एक कंपनी को एसएमई सेगमेंट में आना चाहिए या आती है फॉर गेटिंग फंड्स। तो दोस्तों, पहले जो हम जानते थे इक्विटी मार्केट का एक्सेस इन कंपनीज के लिए बहुत टफ होता था, क्योंकि बीएससी और एनएसई 2 ऐसे सेगमेंट है। जी हाँ, बीएससी और एनएसई 2 ऐसे एक्सचेंज है जहां आप अपने कंपनीज को लिस्ट करा सकते हैं। इसकी अगर पहले आज से 5-7 साल 10 साल पहले की बात करें तो इनके नॉर्म्स इतने स्ट्रिंजेंट थे कि स्मॉल कंपनीज, छोटे कंपनीज जिन्हें हम एमएसएमई या एसएमई कंपनीज बोलते हैं, उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती थी इनके नॉर्म्स को मीट करना। इसलिए गवर्नमेंट इनके एक्सेस ईजी करने के लिए एक 2012-13 में इन यही एक्सचेंज में स्मॉल एसएमई सेगमेंट बोल के एक एक्सचेंज पार्ट खोल दिया, जहां स्मॉल कंपनीज के लिए जो लिस्टिंग क्राइटेरियाज है वो काफ़ी लिबरल कर दिए गए और लोगों को मतलब उत्साह किया गया छोटी कंपनीज को कि आप आइए, कैपिटल मार्केट को एक्सेस कीजिए और यहाँ से पैसे लीजिए अपने कंपनीज के ग्रोथ के लिए। तो बीएससी के जो एसएमई सेगमेंट है उसे हम कहते हैं बीएससी एसएमई, और एनएसई का जो सेगमेंट है उसे हम कहते हैं इमर्ज। आज हम बात करेंगे बीएससी एसएमई सेगमेंट के बारे में। क्यों बीएससी में लोग आके लिस्ट करते हैं, बीएससी एसएमई में क्या इनके लिस्टिंग क्राइटेरियाज है, आप अगर एक अनलिस्टेड कंपनीज है तो आप कैसे प्लान कर सकते हैं यहाँ पे लिस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे बीएससी एसएमई सेगमेंट के लिए। इसके लिए मैंने एक बहुत अलग तरीका अपनाया है। मैंने बीएससी एसएमई के वेबसाइट में जाके बीएससी एसएमई का एक ब्रोशर डाउनलोड किया है और मैं आज उसे पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ूंगा आपको और कोशिश करूंगा ये बताने की क्यों आप अगर एक कंपनी है तो एसएमई सेगमेंट में आपको लिस्ट करना चाहिए और कैपिटल रेज करके अपने ग्रोथ जो आपका कंपनी का प्रोसेस है उसे फास्ट करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या बोल रही है बीएससी एसएमई के ब्रोशर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अभी बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म से ब्रोशर को डाउनलोड करके उसको खोल रखे हैं और हम अभी उसको डिस्कस करने वाले हैं। बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग ऑन एसएमई प्लेटफॉर्म एक पेज है जो कि 4था नंबर पेज है इस ई बुक का। ये जब हम एसएमई प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स बात करते हैं तो ये आप एनएसई में लिस्ट करिए या बीएससी में कहीं भी करिए, आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाला है। सिर्फ डिफरेंस जो होता है वो है लिस्टिंग क्राइटेरियाज का। अब इनमें से मैं 3 ऐसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स आपको बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, आपका इन्वेस्टर बेस बहुत बढ़ जाता है। जी हाँ, क्योंकि आज तक आपकी कंपनी जब अनलिस्टेड रहती है, आप खुद इन्वेस्टर रहते हैं उसमें या आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन्वेस्टर रहते हैं, लेकिन अब आप जब पब्लिक जाते हैं तो पब्लिक एट लार्ज आपके शेयर होल्डर्स बन जाते हैं और आपका इन्वेस्टर बेस बहुत बढ़ जाता है। सेकेंड, लोअर डेट बर्डन। आपका जो डेट है, इंटरेस्ट लग रहा है, आप जब इक्विटी कैपिटल रेज करते हैं तो आप उसे डेट चुका सकते हैं। हालांकि ये हमेशा बोला जाता है कि डेट इज़ चीपर देन इक्विटी, लेकिन अगर आपका डेट बहुत हाई है, आपको इंटरेस्ट बहुत बर्डन कर रहा है, आपका बॉटम लाइन में इफेक्ट कर रहा है, तो आप इक्विटी कैपिटल रेज करके अपना डेट भी चुका सकते हैं। थर्ड, कंपनी का विजिबिलिटी बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इसे सिर्फ इक्विटी या वैल्यू अनलॉकिंग के प्रोस्पेक्ट से ही देखते हैं विजिबिलिटी को। जी नहीं, जब आपकी कंपनी की एक विजिबिलिटी बनती है तो आपके प्रोडक्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपका सेल्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आपके कस्टमर्स के ट्रस्ट बढ़ते हैं आपके प्रोडक्ट पे और आपका डिमांड प्रोडक्ट का मार्केट में और ज़्यादा हाई होता है। तो ये 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी है आपको दिमाग में रखने का अगर आप सोच रहे हैं आपकी कंपनी को लिस्टिंग करवाना है या नहीं। अब हम क्राइटेरिया पे आते हैं एसएमई प्लेटफॉर्म पे। कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हम जल्द से पढ़ेंगे।
पोस्ट इशू पेड अप ऑफ द कैपिटल शैल नॉट बी मोर देन 25 करोड़। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये एक छोटा एक्सचेंज विद इन एक्सचेंज बनाया गया है, जहां प्लेटफॉर्म बनाया गया विद इन एक्सचेंज, जहां एसएमई कंपनीज लिस्ट करें। तो 25 करोड़ का एक लिमिट रखा है पेड अप कैपिटल के। अगर आप 25 करोड़ के ऊपर कैपिटल है तब आप एसएमई प्लेटफॉर्म पे मत आइए, आप मेन बोर्ड के लिए अप्लाई करिए। तो इशू करने के बाद समझ लीजिए आपका पहले कैपिटल 20 करोड़ है, आप इशू करने के बाद आपका पेड अप कैपिटल 26 करोड़ हो जा रहा है, तो आप एलिजिबिलिटी नॉर्म नहीं मीट कर रहे हैं। इसलिए पोस्ट इशू कैपिटल इशू करने के बाद आपका पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से होना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी बात, जब हम पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल बात करें, हम नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस आपका 25 से ज़्यादा हो भी सकता है। सेकेंड, नेटवर्थ आपका पॉजिटिव होना चाहिए। नेट टेंजिबल एसेट आपका 1.5 करोड़ का होना चाहिए, यानी कंपनी में जो नेट टेंजिबल एसेट है वो 1.5 करोड़ का आपका कंपनी का नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए। फिर आपको कंपनी पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप से अगर कन्वर्ट हुई है तो लास्ट 3 साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरियाज है जो कि आपको मीट करना पड़ेगा व्हेन यू आर गेटिंग लिस्टेड ऑन द बीएसई एसएमई सेगमेंट। एक बात बहुत ज़रूरी, जब हम एसएमई प्लेटफॉर्म में लिस्ट करने की बात करते हैं तो ये सारे लिस्टिंग नॉर्म्स या जो आपके लिस्टिंग क्राइटेरियाज गाइडलाइंस है, ये एक्सचेंज निर्धारित करती है। अनलाइक मेन बोर्ड जहाँ सेबी के रूल्स आते हैं, तो आप जब डीआरएचपी आपका इवेल्युएट होता है, यानी प्रोस्पेक्टस आप जब फाइल करते हैं तो आप एक्सचेंज को फाइल करते हैं, सेबी को नहीं, फॉर एसएमई प्लेटफॉर्म। तो ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है, क्योंकि एक्सचेंज अपने लेवल पे इवेल्युएट करता है प्रोस्पेक्टस और उसको आगे मूव करता है। हालांकि मेन बोर्ड में जब हम आईपीओ फाइल करते हैं तो हमें ये सेबी के साथ फाइल करना पड़ता है, मर्चेंट बैंकर को। एक लास्ट यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रखी है जिसमें हम नहीं जाते हैं। एक लास्ट जो हमें देखना है, क्या मेन बोर्ड और एसएमई में क्या फ़र्क है और कितना बड़ा रिलैक्सेशन है, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। अगर हम एक ऐसी कंपनी है जो कि हम मेन बोर्ड में आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो हम जब आईपीओ में शेयर्स छोड़ते हैं तो हम कोई 10,000 रुपया भी इन्वेस्ट करना चाहे तो वो एसएमई मेन बोर्ड के आईपीओ में एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन जब हम एसएमई में एप्लीकेशन करते हैं तो मिनिमम 1 लाख का हमको एप्लीकेशन करना पड़ता है। डीआरएचपी में जैसे मैंने पहले कर दिया, यहाँ पे एक्सचेंज एसएमई में देती है, ऑब्जर्वेशंस वहाँ सेबी देती है। पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल 25 करोड़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 25 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है। मिनिमम प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब एक रिक्वायरमेंट है मेन बोर्ड में कि प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 5 साल में, एटलीस्ट 3 साल में 15 करोड़ होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे एसएमई सेगमेंट में नहीं है। अंडरराइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसएमई के लिए। आने वाले वीडियोस में जब हम मार्केट मेकिंग की बात करेंगे तो अंडरराइटिंग को बहुत एक्सटेंसिवली कवर करेंगे और कुछ ग्रे एरियाज जो एसएमई सेगमेंट में हमें लगते हैं हम उसे भी बताएंगे। तो अंडरराइटिंग, कोई भी आईपीओ अगर खुल रहा है, एक बार उसका अनाउंसमेंट आ गया है तो वो आईपीओ क्लोज पूरा होगा ही, क्योंकि 100% अंडरराइटिंग करना पड़ता है मर्चेंट बैंकर्स और मार्केट मेकर्स को। 100% अंडरराइटिंग मतलब क्या, मैंने अगर ये कंपनी का इशू खोल दिया है, अगर कोई कारणवश इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इन्वेस्टर्स ने एप्लीकेशन नहीं किया, तो मी एज एन मर्चेंट बैंकर और मार्केट मेकर मैं पूरा शेयर्स इसका सब्सक्राइब कर लूँगा। तो इसे हार्ड अंडरराइटिंग या 100% अंडरराइटिंग कहते हैं, जो कि वहाँ पे उतना रिक्वायरमेंट नहीं है हार्ड अंडरराइटिंग का। वहाँ मेन बोर्ड में ऐसा हो भी सकता है कि आईपीओ खुलने के बाद अगर सब्सक्रिप्शन नहीं आए तो आईपीओ विड्रॉ करना पड़ रहा है। सो ये थे कुछ इश्यूज़। एक जनरल जब मैं प्रोमोटर से मिलता हूँ उनकी क्वेरीज रहता है कि एसएमई आईपीओज़ में या मैं कहीं भी आईपीओ लाऊँ तो मेरी बहुत कंप्लायंसेस बढ़ जाएगी। जी हाँ, कंप्लायंसेस आपके बढ़ेंगे और वो अच्छी बात भी है क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी लाती है। तो उसके लिए आपको कंपनी सेक्रेटरी हायर करनी पड़ती है, एक मैंडेटरी है। आप लिस्टेड कंपनी है तो आप जब कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर देती तो कंप्लायंस सारा उनका जिम्मेदारी रहता है। एक रिलैक्सेशन जो रेगुलेटर्स ने लाया है यहाँ पे कि आपको हाफ ईयरली कंप्लायंसेस करना पड़ेगा, अनलाइक मेन बोर्ड जहाँ हमें क्वार्टरली सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये थी एसएमई के बारे में, बीएसई एसएमई के लिस्टिंग क्राइटेरियाज और एसएमई प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बातें। तो अगर आप ऐसे कंपनी हैं जो कि आईपीओ ला के आना चाहते हैं तो आप ये वीडियो से आशा करता हूँ बहुत सारा जानकारी ले पाए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे और वीडियोस भी मिलेंगे जहां आप और नॉलेज गेन कर सकते हैं। विजिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप
इस ब्रोशर्स को डाउनलोड कीजिए, इसमें और अध्ययन कीजिए ताकि आपको और नॉलेज मिले। आप मर्चेंट बैंकर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सेबी के रजिस्टर्ड वेबसाइट में आपको मर्चेंट बैंकर्स भी मिलेंगे। आपको ये, अगर आप चाहते हैं आपको ग्रोथ कैपिटल मिले तो आप ये स्टेप ले सकते हैं। अगर कुछ ऐसा प्रश्न है जो कि मैंने आंसर नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे दिए गए ईमेल आईडी में लिखिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। स्टॉकनॉक्स में लॉगिन करिए, आप अपनी कंपनी को भी खोजिए, अगर वो अनलिस्टेड है तो भी हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड है, आपको मिलेगी उसके डिटेल्स। और प्रमोट करने की कोशिश कीजिए, जानकारी चाहिए तो हमसे बात करने की कोशिश करिए। आशा करता हूँ आप ऐसे जुड़े रहेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आते हैं और नए पॉइंट्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए आंसर्स के साथ, ताकि आपको और जानकारी दे सकें। धन्यवाद।